सलाम साहब। साहब बड़े साहब का दफ्तर किधर है? साहब बोलिए। साहब मेरे साहब का इकलौता बेटा लापता है साहब। पता नहीं कौन उसे उठाकर लेकर गया, कहाँ गया वो, पर 2 दिन से घर नहीं लौटा साहब। तुम कौन हो? मैं उनका नौकर रमेश। अजीब बात है, तुम्हारे साहब का इकलौता बेटा गायब है और उन्होंने तुम्हें भेजा है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वैसे कौन ही है महान माँ बाप? माता पिता के लिए उनकी संतान उन्हें ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान होती है। वो वरदान जिसके साथ जुड़े होते हैं कुछ कर्तव्य और कुछ जिम्मेदारियां। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें ना इन कर्तव्यों की परवाह होती है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, जैसा कि मुंबई में घटे इस हादसे में हुआ। शहर के एक बहुत ही मशहूर और बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा अचानक स्कूल से गायब हो गया और 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसके माता पिता ने यह खबर पुलिस को देना जरूरी नहीं समझा। इतना वक्त बीत जाने के बाद इस मामले की पुलिस को इत्तला मिली भी तो उस घर के नौकर से। आखिर क्या वजह थी कि जो फर्ज बच्चे के माँ बाप का बनता था उसे उनके नौकर को निभाना पड़ा। बाबा जी मेरे पिछले 2 प्रोजेक्ट मार्केट में पूरी तरह फेल हो गए। आधे फ्लैट्स की चाबी तो अभी भी मेरे ऑफिस में पड़ी है। ये वाला प्रोजेक्ट अगर सक्सेस नहीं हुआ बाबा जी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बाबा जी कुछ कीजिए। इस दुनिया में सब कुछ आदान प्रदान ही है बेटा। आप किसी भी तरह से मेरा ये प्रोजेक्ट निकाल दीजिए, फिर आप मुझे आदेश दीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। लेने वाला भी वो, देने वाला भी वो। उसे जब लेना होगा, जो लेना होगा वो ले लेगा। फिक्र मत कर, चमत्कार होगा। बाबा जी के आशीर्वाद से देखना साहब ठीक। ये क्या है? बेडरूम की सेफ टूटी पड़ी है, मेरा सारा ज्वेलरी और कैश भी गायब है। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। थैंक गॉड मेरा वीडियो गेम बच गया। देखो ना पापा, चोरों ने मेरे वीडियो गेम को टच तक नहीं किया। यहाँ सब कुछ चला गया और तुझे तेरे वीडियो गेम की पड़ी है। जब माँ ऐसी है तो बेटा कैसा होगा? बेटा आपका है, ओके? इसमें गुण भी आपके ही होंगे ना। अब आपको तो पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं है तो इसे भी अपने सामने कुछ नजर नहीं आता है। इसमें मैं बीच में कहां से आ गई? बेफालतू। ऐसे आ गई हो तुम बीच में। अब बात समझ में आई कि रिपीट करूं? हाँ? हमें पुलिस में तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए साहब। नहीं बाबूजी, मेरे खून पसीने की कमाई थी, सारी की सारी चली गई। कुछ नहीं छोड़ा चोरों ने, कुछ नहीं छोड़ा। पैसा गया तो गया बाबा जी, पर लॉकर में मेरे नए प्रोजेक्ट के कागजात थे। वो कागज मुझे मिल जाए नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं जानता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप मुझे वो कागज दिला दीजिए कैसे भी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा, तेरा यही भरोसा मुझे मजबूर कर देता है। ये ले, इसे उसी जगह रख देना जहां से तेरे कागज गायब हुए थे। 3 दिन के बाद तेरे घर के पास, पहले पीपल के पेड़ के पास इसे छोड़ आना। चमत्कार होगा।
चमत्कार हो जाना चाहिए। पूरी कंस्ट्रक्शन तो मेरे कागज है, सारे के सारे। ये तो चमत्कार हो गया सच में। बाबा जी महान है, सच में बाबा जी बहुत महान है। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। हम इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि सिद्ध पुरुष होते हैं या नहीं होते हैं, ना ही हम साधु संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के विरोधी हैं, बल्कि हम विरोधी हैं उनके जो लोगों के विश्वास को ठगते हैं, अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और अध्यात्म को हथियार बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर होता यह है कि अपनी मुसीबतों से निजात पाने के लिए हम जब भी ऐसे किसी साधु या बाबा के पास जाते हैं तो उनके सामने हमें खुली किताब बन जाते हैं, और इस खुली किताब को पढ़कर वो हमारी कमियों, हमारी कमजोरियों, हमारी जरूरतों और हमारी समझ के स्तर को जान जाते हैं, और इस जानकारी का इस्तेमाल करके वो हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं। साहब, मेरे साहब का इकलौता बेटा लापता है साहब। 2 दिन हो गए हैं साहब, ना तो रमन लौट कर आया, ना उसकी कोई खबर। और उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए तुम्हें भेजा है। वैसे कौन ही है महान माँ बाप? पुरी साहब बड़े बिल्डर हैं साहब। वो पूरी कंस्ट्रक्शन वाले? जी जी, वही। भगवंतपुरी जी। पाटिल, इसकी कंप्लेंट लिखो। हो सर, चलो। जी। ऐसा मत कहो बाबा, वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा भतीजा और मेरा बेटा। इन्हीं की खातिर तो सब कुछ कर रहा हूँ बाबा। अगर मेरे रमन को कुछ हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास बाबा? आज तक जो कमाया गवाया सब बेमतलब हो जाएगा। आप चमत्कारी हो बाबा, आप मेरे कागज मुझे लौटा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस कैसे भी करके मेरे बेटे को मुझे दिला दो, मैं सब कुछ करूंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरे बेटे को दिला दो वापस। इसका तिलक कर कर पूरे विधि विधान के अनुसार 3 दिन तक मेरा पूजन करना, चमत्कार होगा। बाबा, मैं पुलिस में जाऊं या नहीं जाऊं? एक साधे सब सधे। तुझे जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है तू उसी की शरण ले, लेकिन सिर्फ उसी की। बाबा जी, इसके बेटे को लौटाने का चमत्कार कैसे करेंगे हम? वही तो हम भी सोच रहे हैं। रमेश, तू तो पुलिस को क्यों लेके आया? क्योंकि उसका कहना है कि आपका बेटा 2 दिन से घर से गायब है, और उसकी पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए वो पुलिस स्टेशन आया था। हमारा बेटा गायब है? रमन गायब है? अरे साहब जी, आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रमन बेटा गायब ही तो है ना। वो 2 दिन पहले स्कूल गया था, तब से लौटा कहाँ है? चुप, क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसी कोई बात नहीं है सर, रमन घर से गया है, इसे पता ही। तो एक्चुअली सर, रमन कहीं गायब नहीं हुआ है, स्कूल ट्रिप पे गया है। किधर गया है? हाँ, खंडाला। वो इसे दिखा नहीं तो इसने, और वैसे भी सर, रमन को इसने बचपन से पाला है, इसलिए उसको लेके बहुत ही ज्यादा जज्बाती है। हमसे अगर पूछ ले तो हम बता देते इसे। आई एम रियली सॉरी ऑन हिज बिहाफ। जब भी रमन वापस आता है तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलो। सर, विचित्र नहीं वाटत? नौका का कहना है कि बच्चा गायब है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। माई बाप नहीं, सिर्फ बाप, क्योंकि बोलने का काम सिर्फ वो कर रहा था, बाकी के सब लोग खामोश थे। और बच्चा मिसिंग होने के बाद पे किसी के चेहरे पे सरप्राइज भी नहीं था। रमेश झूठ नहीं बोल रहा है, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। रमन के स्कूल से पता करो कि रमन के स्कूल की ट्रिप खंडाला गई थी या नहीं गई थी। अगर गई भी थी तो उनके साथ रमन था या नहीं था। ये सब पता करने के बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। हो सर। भैया, मुझसे बिना पूछ तो पुलिस में गया? अरे बस भी कीजिए आप। एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, और आप लोग हैं कि तमाशा करना है ना आपको। प्लीज अंदर जाइए और किसी कमरे में कीजिए। आज के बाद अगर तूने स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो तेरी
एक 11 साल का बच्चा अपने घर से गायब था और उसका पिता उसे ढूंढने में पुलिस की मदद लेने की बजाय एक बाबा पर यकीन करके बैठा था कि एक चमत्कार होगा और उसका बेटा खुद ब खुद घर चला आएगा। उसकी अपनी माँ इस कदर बेफिक्र दिखाई दे रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इस सब के बीच था उस घर का नौकर, जो नौकर होने के बाद भी इतना फिक्रमंद दिखाई दे रहा था कि जैसे वो बच्चा उसका मालिक नहीं बल्कि अपना बच्चा हो। लेकिन राहत की बात यह थी कि ये सारी असमानताएं पुलिस की नजरों में भी आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने पुरी के अपने बेटे रमन को लेकर बोले गए झूठ पर यकीन करने की बजाय खुद सच की तलाश शुरू कर दी। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। आई विल कॉल लेटर। बोलो पाटिल। स्कूल से पता किया, स्कूल से खंडा लगा, कहीं भी कोई पिकनिक नहीं गई है और रमन भी 3 दिन से स्कूल नहीं गया। इनफैक्ट प्रिंसिपल का कहना है कि 3 दिन पहले पुरी ने स्कूल में फोन किया था ये पूछने के लिए कि रमन स्कूल से घर क्यों नहीं लौटा। यानी कि पूरी झूठ बोल रहा है और उसके घर वाले खामोश रहकर उसका साथ दे रहे हैं। अगर पूरी को पता है कि रमन गायब है तो फिर उसने हमारी मदद क्यों नहीं मांगी? सर इस पूरे केस और इस पूरी फैमिली दोनों का मैंने बैकग्राउंड चेक किया। ये रमेश और पूरी पंजाब के एक ही गांव को बिलोंग करते हैं। रमेश का फादर पूरी के यहाँ पे पहले ड्राइवर का काम करता था, उसके मरने के बाद रमेश ने वही काम करना शुरू कर दिया और इस रमेश को चीलम पीने की आदत। इसके अलावा पूरी और उसकी बीवी की कुछ बनती नहीं है। पूरी और उसका छोटा भाई यश काम तो एक साथ करते हैं लेकिन दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं। यश और उसकी बीवी, इन दोनों के बीच का रिश्ता नॉर्मल है। उनका एक बेटा है राघव। रमन 3 दिन पहले स्कूल गया लेकिन लौटा नहीं। अब पूरी फैमिली में से किसी के आने के बजाय रमेश ये कंप्लेंट लेके क्यों आता है, इस बात का पता नहीं चला। आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे कि रमन के गायब होने को लेकर आप लोगों ने जो झूठ बोला है उसकी वजह क्या है? देखिए, रमन का अगर किडनैप हुआ है और किडनैपर के डर से आप लोग हमें इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यकीन मानिए हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। सर भाई साहब ने आपसे कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे आपसे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि रमन उस स्कूल ट्रिप पे गया था और स्कूल के प्रिंसिपल को अपने स्कूल की ट्रिप कोई खंडा लगाई थी, ये बात पता ही नहीं है। देखिए, झूठ 2 तरह के लोग बोलते हैं, एक जिनके साथ गलत होता है और उनकी मजबूरी होती है, और दूसरे वो जो खुद गलत होते हैं। पहली 2 कैटेगरी में आप लोग नहीं है तो मजबूरन मुझे आपको दूसरी कैटेगरी में बिठाना पड़ेगा। सर ये सच है कि रमन लापता है और हम लोग आपके पास आने भी वाले थे लेकिन बाबा जी ने। सर एक्चुअली हम नहीं चाहते थे कि हम पुलिस में जाएं और रमन की जान को कोई खतरा आ जाए। खतरा है मतलब? उसे किडनैप किया गया है, रैंसम मांगी गई है, हुआ क्या है? सर अगर ऐसा भी हुआ होता तो हम दे देते, लेकिन सच तो ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे रमन के साथ हुआ तो हुआ क्या। अच्छा वाला उस दिन स्कूल गया था लेकिन लौट के नहीं आया। हमने अपने लेवल पे हर जगह पूछताछ की, किसी ने उसे देखा ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। ओके। ये सब चीजें आपको पुलिस स्टेशन में आकर कहनी होगी। बच्चा 3 दिन से गायब है और फिरौती के लिए कॉल भी नहीं आया। इसका मतलब बच्चे का जो उठाना है वो पैसे के लिए नहीं है। सर मैंने वैसे पता किया है, इस पूरी का कोई खास दुश्मन है नहीं। हाँ कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि घर का कोई दुश्मन है जो ये काम कर रहा है। सर घर का दुश्मन? पाटिल, तुमने बताया था कि पूरी ने यश का रास्ता बार बार काटा है। कहीं यश तो ये हरकत नहीं कर रहा है अपना अकाउंट सेटल करने के लिए? एक काम करो, उसका भाई खाता खोलो, उसने किससे क्या लिया था, किससे क्या दिया था, ह्याची सगळ्यांची माहिती मला पाहिजे। होय सर। आणि आता जो बाबा की तस्वीर लगाई थी ना उसके बारे में पता करो, ये बाबा शैतान के नजदीक है या भगवान के। और रमन के स्कूल के बाहर भी पता करो कि उस दिन रमन को स्कूल से बाहर निकलते हुए किसी ने देखा था या नहीं। होय सर। इस यश के बारे में पता किया, उसका पास्ट काफी क्लियर है, उसके सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं है जिस पे हम डाउट कर सकें। उसके फोन रिकॉर्ड्स का क्या कहना है? किडनैपिंग के दिन, उससे कुछ दिन पहले और उससे कुछ दिन बाद उसके फोन लोकेशन के पैटर्न बिल्कुल सेम है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। किडनैपिंग के दिन और उस वक्त भी वो ऑफिस में ही था। इसके अलावा और एक बात, यश के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिससे घंटों लगातार बातचीत होती है। किसका नंबर है? उसकी भाभी पार्वतीपुरी का। यानी कि मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, उन दोनों के बीच शायद कुछ है। और वो स्कूल के आजू बाजू में पूछताछ की? जाधवला पाटोल है, आता ही होगा। और वो अर्धनारीश्वर बाबा? सुरेश रस्तोगी इसका नाम। पहले हलवाई था, 2 साल पहले धंधा बर्बाद हुआ तो बाबा बन गया। 2 साल में इसने काफ़ी नाम कमाया है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं। ये पूरी फैमिली इसकी बहुत बड़ी भक्त है। इसके आशीर्वाद के बिना घर में कोई काम नहीं होता। तो ये जो हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा बाबा के आशीर्वाद से हुआ है? क्योंकि उस दिन पूरी ने अपनी बीवी को आंख दिखाकर चुप तो करवा दिया था। हम लोग आपके पास आने भी वाले थे लेकिन बाबा जी ने। लेकिन तब तक वो बोल चुकी थी कि इसी बाबा ने उसे हमारे पास आने से रोका था। अगर इसका हाथ होगा भी तो ये खुद से थोड़ी मानेगा।
इस बाबा अर्धनारेश्वर को मिलने का वक्त आ गया है। चलो। आज पूरे 3 दिन बीत गए, आपकी तरफ से पूरी फैमिली को कोई कॉल नहीं गया कि आपको कितना पैसा चाहिए और कहां चाहिए। पूरी फैमिली के एक एक मेंबर ने यह बयान दिया है कि रमन के गायब होने के पीछे आप ही का हाथ है, और इसीलिए पूरी को आपने हमारे पास न आने की सलाह दे दी। आपको अवश्य ही कोई भ्रम हो रहा है। विक्टिम के फैमिली का बयान कोर्ट में क्या मायना रखता है, समझते हो ना? इसलिए जो भी पता है वो हमें बता दीजिए, वरना जेल की कोठरी आपको सूट नहीं करेगी। अरे वो तो हमारा मंदिर है, वहीं तो हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। अब हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो जय चमत्कार होगा। हाँ, मिस्टर यशपुरी, सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें कभी तरक्की नहीं करने दी ताकि तुम उससे आगे निकल जाओ, और इस बात को लेकर तुमने उसके एकलौते बेटे को अगवा किया। अब सिर्फ 2 सवाल है कि रमन जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? आप जानते हैं कितना घटिया और गिरावा इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। मेरे और जगमोहन भाई साहब के बीच मनमुटाव है भी, तो भी रमन का उससे क्या लेना देना? अरे बच्चा है वो, मैं उसे कैसे? आप गलत जा रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं उसकी। 1 मिनट, मेरी वाइफ का कॉल है। हेलो नैना। हेलो यश, राघव कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, कैसे बाहर खेल रहा था, मैं दोबारा देखने गई, था ही नहीं। राघव, यश, मैंने सब जगह देख लिया। तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज, और पुलिस को लेके आना, जल्दी आओ। क्या हो? सर राघव इज मिसिंग। वो बाहर ही खेल रहा था। राघव, राघव बेटा चलो अंदर। मम्मी 2 मिनट आता हूँ। राघव खाना ठंडा हो रहा है। मम्मी प्लीज। तुम्हारे 2 मिनट अभी तक। हमें इस कैमरे की फुटेज देखनी है। सर इस लैपटॉप पे सारी फुटेज है। वो बॉल लेने के लिए सड़क की तरफ गया और कैमरे के रेंज से बाहर हो गया। ये बच्चों को देखने वाला तुम्हारा नौकर रमेश कहाँ था इस वक्त? जी वो तो उसी दिन काम छोड़कर चला गया था। काम छोड़कर चला गया था? जी। अचानक? पर क्यों? वो सर दरअसल उस दिन भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही मार दिया था। आज के बाद अगर तूने स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो इसलिए अगले दिन वो गाँव चला गया। अच्छा, ये आपके भाई साहब कहाँ पर हैं? सर वो ऑफिस में है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, बस आते ही हैं। इस रमेश का गांव का पता और नंबर तो होगा ना आपके पास? यस सर। सर रमेश का नंबर स्विच ऑफ है। उसके गांव के नंबर से बात हुई लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा है। उस दिन रमन के गायब होने की खबर हमें देने चलते पूरी ने उसे बहुत मारा था और बुरी तरह बेइज्जत भी किया था, जिसके दूसरे दिन उसने काम छोड़ने का फैसला किया और गांव चला गया, लेकिन वो गांव भी नहीं पहुंचा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए राघव को किडनैप किया हो? पॉसिबल। इस रमेश की तस्वीर शहर के हर थाने में भेज दो, इसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओ सर। रमन की गुमशुदगी की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि इसी बीच उसी घर से एक दूसरा बच्चा राघव भी गायब हो गया। कुछ ही दिनों के अंतर में एक ही घर से यूं 2 बच्चों का गायब हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं थी। पूरा परिवार सकते की हालत में था और पुलिस गहरी सोच में, और तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसके होने की उम्मीद तक किसी ने नहीं की थी। जब मैं स्कूल से बाहर निकलकर रोड क्रॉस कर उस स्पॉट पे पहुंचा जहाँ पे मैं अपने ड्राइवर का वेट करता हूँ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके बाद क्या हुआ? और वो जगह कैसी थी? कोई मकान या कोई गोडाउन या और कुछ? वहाँ पर बहुत अंधेरा था। तुमने वहां पर किसी की आवाज सुनी? मैं किसी से बात करते हुए किसी को सुना या किसी की आने जाने की आवाज? नहीं अंकल, वहाँ कोई भी आवाज नहीं थी। जहाँ पर मैं था वहाँ पर
बहुत सारे कबाड़ी वाले सामान था। तो भागकर तुम घर तक आ गए। तो जिस रास्ते से तुम घर तक आ गए तो वो रास्ता तो तुम्हें याद होगा ना? कुछ देखा वो रास्ते पे तुमने? किस डायरेक्शन से तुम आए? मुझे नहीं पता अंकल, मैं बस वहां से भागा और सीधा अपने घर के पास रुका। ठीक है, झूठ बोल रहा है लड़का। आपका मतलब है कि वो किडनैप नहीं हुआ था? क्या हुआ था और क्या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो भी बता रहा है वो सब झूठ बोल रहा है। उसने बताया था कि उसने अपनी रस्सियां लोहे के एंगल पे रगड़ रगड़ कर काटी है। लोहे के एंगल में तो चक्कू जैसी धार नहीं होती है। हाँ, वो काटी भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त लग सकता है और वो काटते समय उसके हाथ में खरोच आने के बहुत चांसेस है, जो कि उसके हाथ पे एक भी खरोच नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर 3 दिन से ये लड़का रस्सी से बंधा पड़ा हुआ है तो उसके हाथ पर रस्सियों के निशान नहीं तो सूजन होनी चाहिए। तो दोनों चीजें उसके हाथ पर नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तो लगता है कि फिल्मों के सीन जोड़कर ये कुछ मनगढ़ंत कहानी बता रहा है अपने को। सर वो सिर्फ 12 साल का है, ऐसा क्यों करेगा? वो तो पता करना है, नजर रखो उस पर। वही सर। साहब, स्कूल छूटने के बाद वो लड़का वही खड़ा रहता था, पर उस दिन एक सफेद कलर की गाड़ी आई। मेरे पास कस्टमर आने की वजह से मैं उसको देख नहीं पाया, पर शायद वो लड़का उसी गाड़ी में गया, सफेद कलर की। अगर वो गाड़ी तुम्हें दिखाई जाए तो तुम पहचान पाओगे? जी साहब। पाटिल, जब हम पुरी के घर गए थे तब इसी मेक की और इसी कलर की गाड़ी थी ना वहां पे? वही सर, यश की। लेकिन सेम मेक और सेम कलर की गाड़ी इस शहर में कई रईसों के पास होंगी। लेकिन वो सब गाड़ियों का कनेक्शन रमन के साथ तो नहीं है ना, लेकिन यश का तो है। जब मैं स्कूल से बाहर निकलकर रोड क्रॉस कर उस स्पॉट पे पहुंचा तो वहां पे एक बड़ी मूछें वाला इंसान था। जहां पर मैं था वहां पर बहुत सारे कबाड़ी वाले सामान था। पाटिल, मानता हूं कि कोई सॉलिड क्लू नहीं है, लेकिन तीर चलाने में क्या हर्ज है? पाटिल, कभी कभी उड़ते हुए तीर निशाने पर लग जाते हैं। अरे आज भी आया मुझे पिकअप करने। कमाल है आपकी फैमिली। आपके घर से आपका बच्चा गायब हो जाता है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने भी कोई नहीं आता है। फिर बच्चा खुद घर पे वापस आता है और अपने किडनैपिंग की एक मनगढ़ंत और बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता है। फिर यह पता चलता है कि बच्चे का किडनैप हुआ ही नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से खुद अपने एक दोस्त के साथ चला जाता है। ये क्या कह रहे हैं? पूछिए अपने बच्चे से। बोल बेटा, क्या हुआ था, बता। मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते थे, मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। उस रात भी ये लोग ने झगड़ा किया था, इसलिए मैं घर से चला गया था। किस बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ था? सर घर की बातें घर पे रहने देते। अब वैसे भी रमन तो वापस आ ही गया। आप प्लीज राघव को ढूंढिए। 2 दिन हो चुके उसे घर से गायब हुए। प्लीज। सर, रमेश हाथ लग गया। घोड़बंदर में फ्रेंड के यहाँ रुका था, लॉकअप में। चल। राघव कहाँ है? राघव? मुझे क्या पता साहब, मुझे नहीं पता साहब, घर में होगा साहब। झूठ बोल रहा है? हाँ? झूठ बोल रहा है? हाँ? तेरे को पता नहीं कि राघव का किडनैप हुआ है? देख, सच सच बता दे, राघव कहाँ है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता कि राघव कहाँ है साहब। मैं परेशान हो गया था साहब, बचपन से पिटता आ रहा था अपने साहब से साहब। जब उनका बेटा खोया तो साहब मैं आप लोग के पास सब रिपोर्ट लिखाने आया था साहब। साहब मेरे मालिक ने साहब मुझे खूब मारा साहब। फिर मैंने सोचा कि बस अब नहीं सहूंगा साहब। मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया साहब। मैंने सोचा कि साहब मैं वहां जाके कुछ नया काम धंधा करूंगा साहब, इज्जत की रोटी कमाऊंगा साहब। अब ये कुत्ते की जिंदगी नहीं जीना है साहब। बाबा जी, अगर मैं अपने खाल के जूते बना के भी आपको पहनाऊं ना तो भी कुछ नहीं। इतना बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर, मेरे बच्चे को मुझे वापस दिला दिया। आप महान। बाबा जी, मैं आपके पैर छूकर माफी मांगता हूँ। पुलिस को मैंने नहीं बुलाया। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आपका जूता मेरा सर। बाबा, जैसे आप रमन को ढूंढ के लाए हैं, मेरे राघव को भी ढूंढ लाइए ना प्लीज। प्लीज बाबा, मेरे राघव को भी ढूंढ लाइए। फिक्र मत कर, चमत्कार होगा। प्लीज, मेरा मूड नहीं है। एक तो राघव का कुछ पता नहीं चल रहा है और तुम्हें ये सब सूझ रहा है अभी। तुम्हें क्या लगता है
मैं परेशान नहीं हूँ राघव के लिए, लेकिन हमारे परेशान होने से कुछ होगा क्या? वो तो लौट आएगा, लेकिन हमें ऐसे मौके रोज रोज कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। एक तो ये राघव का पता नहीं चल रहा है, ऊपर से रमन के तमाशे की वजह से पुलिस हमें और टेढ़ी नजरों से देखने लगी है। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं किसी को हमारे रिश्ते के बारे में ना पता चल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब इतने सालों में हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा है, तो अब भी किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। ट्रस्ट मी। ये बाबा अर्धनारेश्वर का क्या चक्कर है? मेरे मालिक पुरी साहब उनके बहुत बड़े भक्त हैं साहब, और हाँ नैना मैडम भी साहब। और साहब ये बाबा जी बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं साहब। कई बार तो हमारे पुरी साहब के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए साहब। चमत्कार? कैसे चमत्कार? ये तो मेरे कागज है सारे के सारे, ये तो चमत्कार हो गया। तो तुमने वो पेपर खुद देखे थे? हाँ साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे साहब, क्योंकि पुरी साहब के साथ मैं हमेशा था साहब। बाबा जी ने जैसा जैसा कहा साहब, बिल्कुल वैसा ही निकला साहब। साहब पुरी साहब आपसे मिलने आए। कहिए मिस्टर पुरी, कैसे आना हुआ? देखिए सर, रमेश घर का बच्चा है। इनफैक्ट मैंने ही उसे बचपन से पाला है। ठीक है मेरी गलती थी, गुस्से में था और हाथ छूट गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे थाने में बंद रहने दूं। मिस्टर पुरी, सिर्फ पूछताछ के लिए हम उसे लेकर आए हैं। हमारे पास आपके लिए भी कुछ सवाल है। हाँ पूछिए। आपके घर पे बड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आपने लिखवाई नहीं, क्यों? मेरी मर्जी, मन नहीं किया इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई। मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना? गुनाह तो नहीं किया, लेकिन गुनाह होने के बाद खामोश रहने की भी कुछ वजह हो सकती है ना? देखिए सर, इन सब बातों का ना इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जो काम आपको करना चाहिए वो कीजिए, राघव को ढूंढिए। हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब बातों में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? अपने आवाज और अंदाज को शराफत के दायरे में रखें मिस्टर पुरी, क्योंकि आपकी फैमिली की इस क्यों और क्या की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमें पता है आप कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन सब हम पता करके रहेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं मिस्टर पुरी, रमेश को लेकर। थैंक यू। किसने मारा हुआ उसे? हाँ? मेरा मतलब ये है कि आपका किस पर शक? हमें कैसे पता सर, हम तो खुद ये देखकर दहल गए। लाश को पहली बार किसने देखा? सर वो मैं रोज की तरह सुबह टहलने के लिए छत पर आ रही थी, तो मैंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था, इसीलिए मैंने इन्हें आवाज दी। सुनिए। भाभी ने घबराकर भैया को आवाज दी और हम भी उनके पीछे चले गए। और फिर भाई साहब ने दरवाजा तोड़ा और फिर हमने वहाँ रमेश की लाश देखी। रमेश? यश? आप लोगों ने रात में कोई आवाज़ सुनी? नहीं, वो रूम में एसी चल रहा था तो आवाज़ तो कोई सुनाई नहीं दी। सर एक्चुअली दिन भर के काम से इतना थक गया था, गहरी नींद आ गई थी। कोई उठा था रात में? नहीं सर। नहीं सर। वॉशरूम के लिए भी नहीं? आपके घर में घुसकर आपके नौकर को कोई मार कर चला जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? आप तो हम पर तोहमत लगा रहे हैं। घर में जो लोग रहते हैं उनमें से भी तो कोई हो सकता है। आपको जिस पे शक करना है कीजिए, लेकिन प्लीज हमें हमारा बेटा वापस लौटा दीजिए प्लीज। सर घर के सीसीटीवी कैमरा बंद है। पाटिले सब लोग मिले हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश खुद एक किडनैपर है, किसी के साथ मिलकर उसने राघव का किडनैप किया और फिर दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, इसलिए रमेश के साथी ने रमेश का कत्ल करके खुद फरार हो गया। तो ये भी हो सकता है कि रमेश खुद एक विक्टिम है और वो कुछ ऐसी बात जानता है जिसका बाहर आने से इस फैमिली के एक मेंबर नहीं तो पूरी फैमिली मुश्किल में आ सकती थी, इसलिए रमेश को खामोश किया गया। बाबा का हाथ भी तो हो सकता है, जिस तरह उसने पूरी के घर पे चोरी कराई थी उसी तरह रमेश का भी कत्ल कर दिया। पॉसिबल। इन सब लोगों की लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स का पता करो। रमेश के कत्ल के वक्त कौन कौन कहाँ था ये पता करो। कोई सर। ये तो राघव है। राघव की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं मिला और उसकी बॉडी भी बहुत क्लीन थी। ऐसा लग रहा कि बॉडी को नहलाया गया है, वरना घाव के आसपास जमा हुआ खून तो मिल जाता था।
लेकिन बॉडी पर खून का एक भी निशान नहीं है। सर अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही कुछ पता चलेगा। और इस पूरी फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। रमेश के मर्डर के दिन ये सब अपने घर पे ही थे। क्या हो गया? क्या हो गया हमारे राघव को? राघव नैना नैना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं मेरे बच्चे को इस हाल में देखूंगी और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम राघव के अंतिम संस्कार के साथ मेरा तुमसे, तुम्हारे परिवार से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। छीन लिया मेरा बेटा तुमने मुझसे। सर बच्चे की बॉडी पर 2 इंजरी मार्क्स हैं। एक सिर पर जो किसी भारी चीज से मारे जाने का है और दूसरा चाकू का जिसे ठीक दिल के बीचों बीच मारा गया और बच्चे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मौत के बाद बॉडी को अच्छी तरह से साफ किया गया या कह सकते हैं कि नहलाया गया। आई डोंट नो व्हाई। मौत का दिन और वक्त क्या रहा होगा? सर करीबन 3-4 दिन पहले। सर लगभग उसी दिन जिस दिन वो गायब हुआ। एक 10 साल के मासूम बच्चे का कत्ल हो चुका था और उसका परिवार, जिसके रिश्तों का ताना बाना इतना उलझा हुआ था कि देखकर यकीन करना मुश्किल था, वो परिवार एक ढोंगी बाबा के चरणों में बैठकर उसकी मौत के गम को भुलाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस पूरे मामले में अगर कोई था जो राघव को इंसाफ दिलाना चाहता था तो वो थी पुलिस, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस जुर्म का ना कोई गवाह था, ना कोई ऐसा जिसे शक के दायरे में रखकर जांच को आगे बढ़ाया जा सके। और तभी पुलिस के हाथ एक सुराग लगा, लेकिन वो सुराग भी इतना मामूली और छोटा था कि जिसे नजरों से भी देख पाना मुश्किल था। सर कोलीवाड़ा के आसपास किसी बच्चे के खून से लथपथ कपड़े मिले। कहीं वो राघव के तो नहीं है? राघव के दिल पे वार किया गया, लेकिन उसका शर्ट सही सलामत है। इसका मतलब यह है कि उसके सीने पर जब वार हुआ तब उसके कपड़े उतार दिए गए थे। अगर उसके बॉडी पे कपड़े नहीं थे तो जख्म में कपड़ों के रेशे कहां से मिले? ये कपड़े आइडेंटिफाई करने के लिए नैना को बुलाया है? हो सर, मैं बस लिए। बोलो, क्या ये राघव के है? हमें एक बात बताइए कि बाबा जी से मिलने गई थी आप? गई थी, लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है। नहीं है, लेकिन जिसके साथ जुर्म हुआ है वो खुद उस केस के सस्पेक्ट को मिलने जाए तो कोई अजीब नहीं लगता आपको? बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे की मौत में उनका कोई हाथ हो ही नहीं सकता। वो तो मेरे राघव की जिंदगी की खैरियत के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही। अच्छा, उन्होंने ये बताया और आपने मान भी लिया? कमाल है। खैर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब बाबा जी से मिलने क्यों गई थी? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरा बच्चा, तो मैं बाबा के पास गई कि शायद उनके आशीर्वाद से। हाँ डॉक्टर। सर वो फाइबर फैब्रिक का ही है, लाल रंग के सिल्क का। लाल रंग का सिल्क? जी सर। सर इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। इतनी हेल्प काफी है डॉक्टर, थैंक यू। ओके सर। राघव का स्कूल ड्रेस निकालकर शायद उसे लाल रंग के कपड़े पहनाए और उसके रेशे चाकू के साथ सीने में धंसकर वही रह गए, वरना बॉडी के इतने अंदर बारीक रेशे कैसे पहुंच सकते हैं? अब सवाल यह है कि राघव को ये दूसरे कपड़े क्यों पहनाए गए? अगर किसी रस्सी का सिरा हाथ लग जाए तो उसके सहारे उसके छोर तक पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहां तो पुलिस के हाथ सिरा नहीं बल्कि एक रेशा लगा था, लाल रंग के कपड़े का मात्र एक रेशा। यह बहुत छोटी लेकिन बहुत अहम कड़ी थी, जो छोटी होने के बाद भी अपने अंदर शायद जुर्म की पूरी कहानी छुपाए हुए थी और उस मुजरिम की पहचान भी जो इस जुर्म का जिम्मेदार था। लेकिन साथ ही पुलिस के लिए एक ऐसा रोड़ा था जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था, मगर पुलिस ने हार नहीं मानी और इस छोटे से सुराग के जरिए ही इस नामुमकिन से काम को अंजाम देने की ठानी। सर लेकिन सर ढूंढ क्या रहे हैं आप लोग, कुछ बताएंगे मुझे? मिलने के बाद बताएंगे। सर आपका सर्च वारंट है? नीड पकड़े। हाँ देखिए सर, आप मुझे जानते नहीं है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो भी देखते हैं। ये किसकी है? ये तो यश की शर्ट है। सर शर्ट तो मेरी है, लेकिन बात क्या बताते क्यों नहीं? सर नैना के कमरे से मिला। यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को। वो चुन्नी तो बाबा के हर भक्त के पास है, आश्रम में जाने के पहले पहनना पड़ता है उस चुन्नी को। मैं पहले बहुत तकलीफ में हूँ,
ऐसे इल्जाम लगा के मुझे और तकलीफ मत दीजिए। क्या तुम भी वही सोच रहे हो पाटिल जो मैं सोच रहा हूँ? हो सर, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे? हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हर बार जरूरी नहीं है कि सबूत ही मुजरिम तक पहुंचाए। कई बार ऐसा भी होता है कि मुजरिम से उसके जुर्म का सबूत निकालना पड़ता है। पकड़ देना। अरे बाबा चल, अबे चल उठ, इसको भी उठा, चल अबे चल। ये सही नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको भुगतना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको। आखिरी बार पूछ रहा हूं, राघव को क्यों मार? आपका दिमाग खराब हो। तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। ऐसे ही कपड़ा पहनाकर राघव को मारा था ना तूने, लेकिन तू एक बात भूल गया कि जब तूने राघव को चाकू से मारा था तब ये कपड़े का एक रेशा उसके अंदर चला गया था, और आज उसकी वजह से तुम यहाँ हो। बता दो साहब, हम तो साधु आदमी हैं साहब, उस दुष्ट के बहकावे में आके ही गलती कर बैठे। तुमने एक मासूम बच्चे की जान दे दी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं और इसी वजह से ये ढोंगी बाबा फल फूल रहे हैं, और तुम्हारी इस हरकत से एक मासूम बच्चा दुनिया से चला गया। अब बताओ राघव को क्यों मारा? वो सर, रमन के गायब होने के बाद मैं बाबा से मदद मांगने गया था। उन्होंने मुझे बबूत देकर पूजन करने को कहा, मगर जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने मुझसे महापूजन करने को कहा। नर बलि देकर पूजन करना पड़ेगा, वो भी अपने खून की। महापूजा, इसका मतलब अपने खून का बलि देना, और तुम मान भी गए। लेकिन हमारा बलि वली का कोई इरादा नहीं था। हमको लगा कि वो इतनी बड़ी बात के लिए राजी नहीं होगा और उसका हमसे विश्वास भी नहीं टूटेगा, लेकिन वो तो अपने भतीजे राघव को हमारे पास लेके आ गया। बाबा के कहने पर मैं राघव को उनके पास ले गया, क्योंकि राघव मेरा भतीजा था, मेरा अपना खून था। राम बाबा जी, अब बहुत उचित समय पर आए। अब जल्दी चल, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, चल। जी। रमेश को क्यों मारा? चौंको मत, हमें सब पता है। उसने मुझे बाबा से बात करते हुए सुन लिया था। वो तो भतीजा था तेरा, अपना खून था। लेकिन सर, रमन मेरा बेटा था, मेरा बेटा। मैं कमजोर पड़ गया था। अब सारी जिंदगी अपने बेटे से मिलने के लिए तरसना। हाँ? सही बोल रहे, अरे वो अपहरण करता ही थे, कहीं हमको उठा लेके जाते तो। तुमको उठा ले जाते? अरे तुमको उठा के ना यमराज की भी नाभि सरक जाएगी। खाना बना लगाओ, बहुत भूख लगा हमको। जाओ जाओ, उठा ले जाते। बोली कि कोई तुम्हें उठाना चाहता है, अब क्या बोल रही हो कि कोई अजीत को उठा ले जाएगा? साला हम यहाँ काम धंधा करे कि तुम्हारे झूठ का भावताव करते रहे? हाँ तो हम ही आपको झूठे लगते हैं ना, लेकिन कह देते हमार बिटुआ को कचू हुआ ना तो देख लेना। कुछ ना हो रहा, समझ में आई बात? अब जाओ यहाँ से। हाँ तो जा ही रहे थे पुलिस थाने, दरोगा जी से कहेंगे कि हमारे पति हमारी बात ही नहीं सुनता। पगला गए हो का? हाँ, थाने जाकर हमारा इज्जत उतारोगी? सीधे घर आओ यहां से, जाओ। अब जाओ, टुकुर टुकुर देख कर जाओ घर पे। एक मां को डर था कि कोई उसके बेटे का अपहरण करना चाहता है, लेकिन एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी ही पत्नी के शक को वो जरा भी तवज्जो ना दे। कभी कभी अपराध के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने की गलती अपराध और अपराधी
दोनों को बढ़ावा देने जैसी होती है, और यही गलती कभी कभी हमें भी अपराध का भागीदार बना देती है। हट जाइए प्लीज, हटिए यहाँ से। चेक करो। गुड्डी कुमारी। गुड्डी, गुड्डी, ये गुड्डी। समझ नहीं आ रहा है कि ये गुड्डी हाईवे पे गई कहाँ है? आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह दुकान जाने से पहले। पूरी रात फोन घुमाया, लेकिन पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? सर वो पुलिस तो गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखती है ना, और आप सर तो 18 घंटे में ही उसकी मौत की सूचना दे दी है। मौत नहीं, हत्या। आप लोगों को किसी पे शक है? साहब, कल शाम जब गुड्डी गई ना, वो गहने ज़ेवर पहन के गई थी। अम्मा जी, हम बाहर जा रहे, आप अजीत का ख्याल रखिएगा, चलते हैं। लेकिन वो इतना सज धज कर गई कहाँ होगी? आपसे कुछ नहीं बोली? नहीं साहब, लेकिन गुड्डी को बाजार घूमने का बहुत ही शौक था, तो हम भी साग सब्जी सब वही खरीद के लाती थी। आप लोग एक साथ नहीं रहते हैं? परिवार तो एक ही है, लेकिन रसोई अलग है। क्यों? आपस में बनती नहीं है आप लोगों की? ना ना साहब, वो बेटों और बहू में हमेशा बनी रहे ना, इसीलिए हमें ही रसोई अलग की है। और काम भी हमारा अलग अलग है। जय फर्टिलाइजर का काम करता है और हम हैं अनाज व्यापारी। काम अलग, रसोई अलग, लेकिन घर किसके नाम पे है? माँ के। ग्राउंड फ्लोर पे जय, गुड्डी और माँ रहती हैं, और दूसरा मंजिल पे हम और हमारी बीबी कांति रहती है। और पहली मंजिल? सर वो पहला मंजिल खाली है, किराए के लिए रख छोड़े हैं। आप क्यों खामोश हैं मिस्टर जय? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, और लग ये भी रहा है कि ये हत्या कोई लूटने वालों ने की हो, ऐसा। आप लोग जा सकते हैं। लूट बोलकर ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं या किसी सच पे पर्दा डाल रहे हैं? पति चुप था, लेकिन बाकी सब लोग बोल रहे थे। और सर हैरानी की बात तो ये है कि गुड्डी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए इन्होंने 24 घंटा वेट किया। यादव, गुड्डी के पड़ोसियों से पूछताछ करो। गुड्डी का पति, सास, जेठ जेठानी से कैसा रिश्ता था? गुड्डी को घर से निकलते वक्त देखने वाला कोई चश्मदीद? वो कहां गई थी जानने वाला कोई राजदार? और जिस बाजार में उसका आना जाना था, वहां उसके साथ देखा गया कोई संदिग्ध? सब जानकारियां जुटाओ। सर, पुलिस गुड्डी के हत्यारे तक पहुंचने के तार जोड़ रही थी। हत्या वाले दिन गुड्डी को घर से जाते हुए देखा गया था, पर गुड्डी कहां और किसके पास गई थी, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पूछताछ के दौरान वो राज सामने आया जिसको लेकर गुड्डी कई दिनों से चिंता में थी। साहब, गुड्डी अजीत को लेके बहुत परेशान थी। कौन अजीत? साहब, उसका गोद लिया बेटा। गोद लिया बेटा? हाँ साहब, उसकी और जय की अपनी कोई संतान नहीं थी साहब। क्या परेशानी थी अजीत को लेकर गुड्डी को? उसको लगता था कि उसके बेटे को कोई किडनैप कर लेगा, इसलिए साहब वो बहुत चिंतित थी। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं, छुपा के क्या होगा साहब? अगर ऐसा बात होता तो गुड्डी हमसे तो नहीं, लेकिन अपनी जेठानी को तो बोलती। सर, गुड्डी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गुड्डी की हत्या 13 अप्रैल 8:30 बजे के आसपास हुई है। हत्या गला घोट के की गई है सर। गुड्डी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 13 अप्रैल शाम 4 बजे जय ने उसे कॉल किया था, और रात 9:30 बजे गुड्डी का फोन उसी लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ जहां उसकी लाश मिली थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जय ने खुद गुड्डी को वहां फोन करके बुलाया? रात 8 बजे गुड्डी को एक और नंबर से भी कॉल आया था। इस नंबर से कई बार गुड्डी के मोबाइल पे फोन आया। पता लगाओ ये नंबर किसका है। और साथ ही गुड्डी और जय के गोद लिए बच्चे अजीत से भी मिलो। उसको किडनैप किए जाने की कोशिशों के राज का जानना भी जरूरी है।
सर गुड्डी को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो किसी ममता बिश्नोई के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड भागमली गांव के वोटर आईडी देकर खरीदा गया है। फिलहाल फोन ऑफ है सर। बेटा आपको स्कूल से लेने और छोड़ने कौन आता है? पापा, पर पहले मम्मी आती थी। बेटा आप कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकलते? नहीं, मम्मी ने मना किया है। क्यों? क्योंकि कोई मेरा किडनैपिंग ना कर दे। बेटा इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है? बेटा तुम ठीक हो ना? दीदी बाल बाल बचाइए। वो आंटी तुम्हारे घर में? फर्स्ट फ्लोर पे हमारे साथ रहती है। नाम क्या आंटी का? ममता आंटी। साहब ममता हमारी किराएदार थी, 2 महीने पहले ही खाली करके गई। पिछले दिनों ममता लगातार गुड्डी को फोन कर रही थी। गुड्डी से कैसा रिश्ता था उसका? हमें क्या पता साहब वो क्यों कॉल कर रही थी। ममता का एड्रेस है? जी है। प्रतीकवा साहब ममता यहाँ नहीं रहती है। यहाँ नहीं रहती तो कहाँ रहती? हमको नहीं पता, अपने पति के घर पे होगी। क्या नाम है उसके पति का? रणबीर चौधरी, भागमाली में ससुराल है उसका। अगर ममता का पति ससुराल सब है तो वो अकेली किराए पे क्यों रह रही थी? उसका अपने पति से बिल्कुल बनता नहीं था। हर हफ्ते 10 दिन में आके मायके में बैठ जाती थी। अब कहाँ से खिलाएं उसको? आखिरी बार कब आई थी यहाँ? महीनों हो गए उसका शक्ल देखे और ना देखना चाहते हैं। उसके ससुराल का पूरा पता दो हमें। साहब वो हमारी पत्नी जरूर थी, मगर वो हमको अपना पति नहीं मानती थी। लेकिन अभी वो है कहाँ? होगी अपनी नई सास के पास, बुढ़िया की सेवा कर रही होगी और अपने नए पति को मेवा खिला रही होगी। मतलब? वो औरत एक नंबर की चरित्रहीन थी। शादीशुदा होने के बाद भी उस जय के साथ में उसकी दूसरी बीवी बनके रह रही थी। जय केसरी? हाँ वही केसरी। लेकिन हमें तो पता चला है कि ममता जय के घर में किराए पे रह रही थी और 2 महीने पहले ही घर खाली करके गई है। 2 महीना पहले आई थी हमारे पास साहब, घड़ियाली आंसू बहाते हुए। अपना ही रोना धोना जाके अपने यार जय को सुना। समझ गई? निकल यहाँ से। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें यहाँ से मत निकालिए। लेकिन हमारी भी मत मारी गई थी, जो उस पे तरस खाकर उसे वापस रख लिया। फिर क्या, कुछ ही दिनों बाद उस जय के पास वापस चली गई। अगर ममता का पति और सास सच बोल रहे हैं तो हो सकता है ममता और जय ने मिलकर गुड्डी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया हो और मामला ठंडा होने तक जय ने ममता को कहीं छुपा दिया हो। लेकिन सर गोद लिए गए बच्चे अजीत के किडनैपिंग के पीछे की कहानी? हो सकता है गुड्डी से पहले अजीत को टारगेट किया गया हो, क्योंकि अजीत भी जय का खून नहीं है। अगर यह अंदाजा सही है तो जय के साथ साथ उसका पूरा खानदान इस साजिश में शामिल है, क्योंकि अभी तक ना तो किसी ने अजीत के किडनैप होने की संभावनाओं को कबूला, ना ही ममता का जिक्र किया। सर अगर रणबीर और उसकी मां झूठ बोल रहे हो तो हो सकता है रणबीर ने जय से बदला लेने के लिए गुड्डी को मार दिया हो और ममता उसका ये राज जानती थी, इसलिए उसने उसे भी गायब कर दिया। सबके कॉल रिकॉर्ड सुनो। ममता और गुड्डी दोनों के ससुराल वालों को एक साथ बुलाओ। दोनों परिवार मिलकर एक दूसरे के राज खोलेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। राज तो खुल गया ना साहब। गुड्डी इनके आंख का काटा थी। ममता की शादी जय से करवाने के लिए इन लोगों ने गुड्डी की हत्या कर दी। हम पे झूठा आरोप मत लगा। अरे चुप, तुम लोग झूठे हो, तुम नहीं हत्या की। बस अब जो भी है साफ साफ बता दो, वरना सब के सब जेल में जाओगे। साहब हमने तो जो भी सच था सब कुछ बता दिया। इसके बेटे जय ने ही उसे मरवाने का कोशिश किया होगा, क्योंकि ममता को रखेल बनाकर रखा था, उसे पेट से कर दिया था। क्या ममता प्रेग्नेंट थी? झूठ बोल रही है साहब ये। ममता के पेट में जय का बच्चा ना ही था। 2 महीना से वो इसके बेटे रणवीर के साथ थी। रणवीर का ही बच्चा ममता के पेट में था। बीवी मर गई, उसकी सौत ममता गायब, अजीत पे जानलेवा हमले और ममता के पेट में तेरा बच्चा। और भी कुछ है जो हमसे छुपा रहा है? हम मानते हैं कि हमारा रिश्ता था ममता से सब, पर तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमें लगा कि
ये बात आप जानेंगे तो आप हम पर ही शक करेंगे, इसलिए। ड्रामा मत कर और बता के अजीत को किडनैप क्यों करवा रहा था। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं। गुड्डी की गलतफहमी बोल के तू पहले हमें चूरन चटवाने की कोशिश कर चुका है। अजीत का किडनैप होने वाला था, ये अजीत को पता था, बीवी को पता था, पड़ोसियों को पता था, तुझे कैसे पता नहीं चला? बताया था साहब, आपको बताया था गुड्डी ने। बताया था तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? हमको लगा कि वो ध्यान खींचने के लिए गुड्डी हमसे झूठ बोल रही है, ऐसे ही। तेरे और ममता के चक्कर के बारे में उसे कब पता चला? 6 महीना पहला, जब हम ममता को पहला मंजिल पर किराएदार बना के लाए। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तुम गुड्डी बैठो एक मिनट। अरे बैठो काहे को, बताओ क्या चल रहा है ये सब? देखो, दरअसल हम तुम्हें बताने ही वाले थे। का? वो हम ममता से बहुत प्यार करते हैं गुड्डी। चुप रहो, शर्म नहीं आती है? अम्मा जी काय चिल्ला रहे हो? चुप रहो, बात सुनो ना। ये देखिए अम्मा जी, ये क्या कहते हैं? कहते हैं वो ममता से प्यार करते हैं। काहे भौरिया का जी दुखा रहा है? माई का अक्ल में ना भूसा भरा है, एक बहना। और तुम्हारी अक्ल का घास चढ़ने गई है। चुप रहिए भैया, आप चुप रहिए। वैसे भी ये ना माँ का घर है। हमारा घर है तभी कह रहे हैं, निकालो उसको। निकालो उससे? हाँ ठीक है, निकाल दे उसे, लेकिन साथ में ना हम भी निकल जाएंगे। तो हम पहले मरले ममता के साथ रहना शुरू करते हैं। गुड्डी हमें अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के नाटक करते रहते। कभी खुद के बीमार होने का, कभी अजीत बीमार है ऐसा बोलती। वो यही चाहती थी कि हम और ममता अलग हो जाए। इसलिए जब उसने वो जय का किडनैपिंग का बात बोला तो कैसे मानते साहब हम? और आप सोच रहे हो सब हमने उसे मार दिया? मारा नहीं तो कहाँ छुपा के रखा है ममता को? सब मुझे लगता है वो रणबीर ने कुछ किया ऐसा। अपना अपराध उस पे मर रहा है। नहीं साहब, आप जानते नहीं हो साहब, गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ाते थे साहब। बताती थी सब ममता हमेशा, जब वो फर्टिलाइजर लेने हमारी दुकान पर आती सब, वो उसका पहला जो बच्चा वो भी रेप चाइल्ड है। ममता को हमसे जो इज्जत, जो प्यार मिला साहब, रणबीर उसे कभी नहीं दे सका। रणबीर ने उसे घर से निकाल दिया और हम उसे घर ले आए। वहाँ भी हमारे घर वालों ने उसे चैन से टिकने नहीं दिया। नहीं ममता, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं अभी। हमारे लिए अपनों से बैर मत पालो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। गई फिर से मजबूर होकर रणबीर के पास, और फिर वही रणबीर की मारपीट, सब कुछ वही। सब आप कह रहे हो कि वो 10 दिन पहले अपने घर से निकल चुकी है और अभी कोई खोज खबर नहीं। तो सब मुझे लगता है कि वो रणबीर ने मुझसे बदला लेने के लिए ना वो गुड्डी को भी मारा है और ममता को कहीं छुपा रखा है। सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ऐसा ही होगा। सब झूठ बोल रहे हैं साहब। एक बात बताओ, किसी औरत का दूसरे घर में जाके पति पत्नी के बीच में रहना ये कोनो इज्जत की बात है का? हमने उसके साथ में कोनो मारपीट नहीं की, ना ही कोनो जबरदस्ती की है साहब। पैसे और ऐसे आराम के चक्कर में उसने हमको छोड़ दिया और जाके उज्जय के साथ में उसकी दूसरी बीवी बनके रहने लगी। हमको तो शक है कि गुड्डी को भी इन्हीं लोगों ने मिलके मारा है। सर ये रहे ममता के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये जय सही कह रहा था। ममता 2 महीने पहले जय का घर छोड़ के रणबीर के गांव चली गई और गुड्डी के मर्डर से 15 दिन पहले यानी 29 मार्च को वापस जय के घर पे, और 29 मार्च की रात से 3 अप्रैल तक ममता अपने मायके चांदी धनी में ही थी। और फिर 3 अप्रैल से उसका फोन ज्यादातर बंद रहा, लेकिन जब ऑन हुआ तो उसके फोन से सिर्फ गुड्डी को ही कॉल किए गए। गुड्डी की हत्या में ममता का हाथ होना साफ साफ नजर आ रहा है। अब समझना यह है कि इसमें जय की क्या भागीदारी है। जिस लोकेशन में उसका फोन ऑन हुआ था, एक सर्च टीम ममता की तलाश में वहां लगा दो और साथ ही ममता के भाई प्रतीक को बुलाओ। अगर 29 मार्च की रात से 3 अप्रैल तक ममता अपने मायके में थी तो उसने झूठ क्यों बोला? और साथ ही साथ 29 मार्च को ममता के जय के घर वापस जाने के राज का भी पता करो। मुझे लग रहा है 29 मार्च के बाद ही यह हत्या और अजीत के अपहरण का षड्यंत्र रचा गया है। एक तरफ पुलिस ममता को उन लोकेशंस पर ढूंढ रही थी जहां उसके फोन से गुड्डी को लगातार कॉल किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ ममता आई होगी गांव में, लेकिन घर पे नहीं आई। घर पर नहीं है तो गांव में कहाँ रही होगी? हम तो उससे रिश्ता नाता सब तोड़ चुके थे।
प्रतीक न ममता से मिलने की बात कबूल रहा था और ना ही गुड्डी के मर्डर में ममता के साथ मिले होने को स्वीकार रहा था। और इसी बीच ममता से जुड़ा एक और राज सामने आया। हाँ साहब, उस दिन ममता आई थी, बहुत तमाशा हुआ था साहब। गुड्डी और ममता का हाथापाई भी हुआ था साहब। हम कभी औरत पर हाथ नहीं उठाए, लेकिन वो पेट में बच्चा बोल के हमारे घर पर कब्जा करना चाहती थी, इसीलिए धक्का दे के निकाल दिए। निकाल दे नहीं तो क्या करते? हाँ, हमारी गुड्डी का सुख चैन सब छीन लिए उसने। लेकिन जय तो ऐसा नहीं मानता। उसी का तो फायदा उठाई वो कल मुही हमरे जैद को वश में कर लिया और गुड्डी के जले पर नमक छिड़कती रही वो। अरे दीदी, आपने पूजा नहीं की अब तक? तू अपना देख। अरे हम तो अपना मंदिर सजा कर ही आ रहे। जब जय जी आ जाएंगे तो हम पति पत्नी साथ में मिलकर ही पूजा कर लेंगे। बीवी और रखेल में फर्क होता है, समझी? और दिवाली की पूजा ना घर की लक्ष्मी के हाथों की जाती है, ना कि रखेल के। वो किसे लक्ष्मी मानते हैं और किसे रखेल, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दिवाली मुबारक हो गुड्डी। ये अजीत के लिए और ये तुम्हारे लिए। दिवाली मुबारक। आइए ना, पूजा कर लेते हैं। अब तुम बैठो ना, मैं आता हूं अभी। सब कुछ सह के भी हमारी गुड्डी जय को अपना जिंदगी में लाने के खातिर पूरा प्रयास करती रही। खूबसूरत बनने का खातिर वो ब्यूटी पार्लर में जाने लगी, अपना फिगर सुधारने के लिए कसरत करने लगी। और कहा हुआ अचानक 4 महीना बाद वो उल्टा ममता खुद ही घर छोड़कर चली गई। साहब, हमने सपने में भी ना सोचा था कि ममता दोबारा आई, और आई तो आई पेट से होकर आई, और कह रही थी हमारे जय का बच्चा है। बहुत ही कमीनी औरत है ये, उसी ने गुड्डी को मारा है। ये तो साफ हो गया कि गुड्डी की हत्या की वजह ममता और जय का रिश्ता बना। लेकिन ममता के गायब होने का राज या तो जय जानता है, या रणवीर, या फिर उसका भाई प्रतीक। सर 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जिन जिन एरियाज में ममता का फोन ऑन हुआ, हमने वहां काफी पूछताछ की, लेकिन ममता कोई लीड नहीं मिली सर। जिन जिन लोकेशन पे उसका फोन ऑन हुआ, उसके आसपास के बाजार, सिग्नल्स, एटीएम, सब जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद ममता कहीं कैप्चर हुई हो। पुलिस ममता को तलाशने का हर संभव प्रयास कर रही थी। तलाश की इस कड़ी में ममता के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखे जाने का राज सामने आया, लेकिन ममता की तलाश ने पुलिस को एक बार फिर से चौंका दिया। डेड बॉडी के डीएनए टेस्ट से साफ हो गया कि सिर्फ गुड्डी का ही नहीं बल्कि ममता का भी मर्डर हुआ था। सर, वो बॉडी ममता की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरने वाली लेडी प्रेग्नेंट थी। बॉडी का डीएनए ममता की मां से मैच होता है और पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए रणवीर से। हत्या की वजह और टाइम? सर, ममता का मर्डर गला घोट के किया गया है। ममता की हत्या गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले यानी 3 अप्रैल को शाम को 4 से 5 के बीच में हुई। गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले? अगर उसकी हत्या गुड्डी की हत्या से 10 दिन पहले हुई थी तो उसके फोन से गुड्डी को लगातार फोन कौन कर रहा था? सर, मैंने सारी फैमिली के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, किसी की भी लोकेशन ममता की लोकेशन से मैच नहीं करता है। इसका मतलब जिसने भी ममता का खून किया उसी ने ममता के फोन से लगातार 10 दिन तक गुड्डी को कॉल किया और बाद में उसे भी मार दिया। शायद दोनों का कातिल एक ही है। कातिल ने बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल फुटप्रिंट को बचा कर रखा है। यादव, पूरी फैमिली का लास्ट 2 महीने का मूवमेंट चेक करो। जिस दिन ममता पहली बार जय का घर छोड़कर गई थी, एक एक कॉल चेक करो। कातिल बड़ी चालाकी से अपना काम कर रहा है। गुड्डी और ममता की हत्याएं एक सोची समझी योजना बनाकर की गई थी और इसी वजह से अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं था। अब तक जितने भी नाम सामने आए थे उन सभी के पास इस अपराध को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई मोटिव जरूर था, लेकिन उस मोटिव को साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और इसी बीच एक और नया अपराध सामने आया। अजीत साहब, उसका अपहरण हो गया सर। हम देर से उसको स्कूल लाने पहुंचे तो वो गेट कीपर बताया कि घर वो अकेला ही निकल गया सब। वर्मा, देखो मामला क्या है और अजीत की फोटो भी सर्कुलेट करो। यस सर। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना
कि अजीत को किडनैप करने की कोशिश पहले भी हुई थी? मूर्ख थे जो गुड्डी का बात नहीं सुने। सब गुड्डी को खो देने के बाद जो हम अजीत को खो दिए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे साहब। सर, हमने अजीत के स्कूल के आसपास पूछताछ की। अजीत के स्कूल के बाहर एक नीली वैन देखी गई। सर, सज्जन सिंह के फोन रिकॉर्ड से एक अजीब बात सामने आई है। 30 अप्रैल को सज्जन ने इंद्रलोक मार्केट की एक दुकान से एक संदूक ऑर्डर किया और इसी तारीख के बाद से ये किडनैपिंग के हादसे शुरू हुए। लेकिन संदूक का इस सबसे क्या लेना देना? सर, संदूक का साइज 4x2x2 का है और अजीत की हाइट 3 फुट 7 इंच है। और सर, हमने दुकान वाले से बात की, कुछ अजीब बातें सामने आई हैं सर। साहब, सज्जन बाबू तो अनाज के लिए खूब बड़ा बड़ा टंकी ऑर्डर किया करते थे, लेकिन पहली बार छोटा संदूक ऑर्डर किए। किस लिए, कुछ बताया? ये तो कुछ नहीं बोले। जब संदूक तैयार हुआ तो 2 नया लड़का को भेजी, और वैसे तो हर ऑर्डर उनका नौकर लेके जाता था। कौन लड़का, उनका नाम? नाम तो नहीं बताया। कैसे है? नीली वैन से। अजीत के स्कूल के बाहर भी एक नीली वैन को देखा गया। सर, हमने इंद्रलोक मार्केट के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का ऑर्डर दिया है, शायद कुछ सामने आए। तुम इन दोनों लड़कों का पता करो, तब तक मैं सज्जन की खबर लेता हूं। पूरे गोदाम की अच्छी तरह से तलाशी लो। ओके। ये चौबे, वो पीछे का दरवाजा क्या है, वहां भी देखो। सर वो संदूक हम अपने दोस्त को तोहफा में दिए हैं सर। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर वो आइए, जल्दी आइए सर। सर वो पटना में रहता है सर। आप सर वो संदूक हम पटना भिजवाए हैं सर, वो हमारा दोस्त रहता है वहां पे। पटना भिजवाया है या यहाँ गाड़ा है? नहीं सर, वो खोदो। साहब, हम बोले थे ना यहाँ पे कुछ नहीं है। बोलो यादव। सर, उन लड़कों को पता चल गया है सर। बता हमने उठाया था साहब अजीत को। कहाँ है अजीत अभी? साहब वो जय भैया की दुकान में। तोड़ दो ताला। सर। खोद दो। रुको 1 मिनट। यादव, बच्चों को बाहर निकालो जल्दी। लेके आओ साले को। सर। सर बताते हैं सर। क्या दुश्मनी थी उस बच्चे से? घर तो माँ के नाम है, लेकिन उसको 3 मंजिल बनाने में हमारा पैसा लगा। लेकिन वो जय 2 मंजिलों पर कब्जा जमा चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर बीबी के साथ और पहला मंजिल पर रखेल के साथ। सर, हम किसी तरह ममता को घर से बाहर निकाल दिए, लेकिन वो कमीनी पेट में बच्चा डाल लाई। फिर हमको लगा कि अगर जय उसे वापस ले आया तो फिर उसकी बीवियों का, बच्चों का हक हो जाएगा घर पे। फिर गुड्डी का मर्डर हुआ तो ममता पे शक आया। तो फिर हमने सोचा कि अगर अजीत किडनैप हो जाए तो इसमें भी ममता का नाम आएगा। हमको पागल समझता है? ममता का मर्डर गुड्डी से 10 दिन पहले हो चुका था। क्या कह रहे हैं सर? ममता का मर्डर हो गया? नाटक मत कर और मान ले कि गुड्डी और ममता को तूने ही मारा है। नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं सर। अगर ममता का मर्डर गुड्डी से पहले हुआ है तो इसमें जरूर वो प्रतीक और प्रतीक। वो कैसे? सर, हम आपको पहले नहीं बताए थे। एक बार जब हम अजीत को किडनैप करने बाजार में गए थे तो वहां हमने प्रतीक को गुड्डी के साथ देखा था। वो पैसे दे रही थी सर प्रतीक को।
किस बात के पैसे दे रही थी गुड्डी उसे? हमें क्या पता सर, आप जाकर प्रतीक से पूछिए, वो तो अपनी बहन से बहुत नफरत करता था सर, उसी ने मारा होगा सर। तुझे ये सब कैसे पता? 2.5 महीने पहले प्रतीक ने ही हमारा घर खाली करवाया था ममता से। छोड़िए हमें, छोड़िए। शादीशुदा होके पराए घर में रहती है साली। छोड़िए। सीधे से सही बोल रहे हैं, हम नहीं मारे उसको। तू गुड्डी के भी टच में था। जहां ममता का मर्डर हुआ वहां भी तेरा फोन एक्टिव था। दोनों को तू नहीं मारा है। हम किसी को नहीं मारे हैं साहब। सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ काहे बोलेंगे? बेटा 29 मार्च से 3 अप्रैल तक ममता तेरे घर में ही थी। सब हम मानते हैं कि ममता हमारे साथ में थी। तो 3 अप्रैल को तूने ही उसे धौलीबाग ले जाके मारा? हम नहीं मारे हैं उसको, गुड्डी मारी होगी उसको, वही बोली थी हमको ममता को वहां लेके आने के लिए। ये लो 20,000 रुपये। ऐसे ही देते रहने दीदी, ममता को कभी आपके घर में घुसने ही नहीं देंगे। तुम्हें ना एक काम करना होगा, उसे ना धौलीबाग ले आना और उसे ये कहना कि जय को उसे कुछ बात करनी है। साहब अगले दिन ममता को हम वहाँ ले गए। जय और गुड्डी आएंगे, सल्टा लेना बातचीत करके, ठीक है? हम चलते हैं। उसके बाद ममता के साथ क्या हुआ क्या नहीं हमको कुछ नहीं पता। तो गुड्डी को किसने मारा? ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन ममता को गुड्डी ही मारी होगी। प्रतीक हर कदम पर पुलिस से झूठ बोलता आया था और अब जब सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रतीक के खिलाफ थे तो उसने पुलिस को एक नया एंगल दिया कि गुड्डी ने ही ममता का मर्डर किया है। लेकिन क्या उसके दावों में कोई सच्चाई थी या फिर ये उसकी एक और चाल थी पुलिस को गुमराह करने की? लेकिन सवाल यह भी था कि अगर गुड्डी ने ममता का मर्डर किया है तो फिर गुड्डी का मर्डर किसने किया है, और वो कौन था जो गुड्डी का मर्डर होने तक ममता के मोबाइल से गुड्डी को कॉल कर रहा था? सर ममता के फोन से जिन जिन लोकेशन से गुड्डी को फोन गया वहां प्रतीक का फोन एक्टिव नहीं था। हो सकता है प्रतीक के कहने पे कोई और ममता के फोन से कॉल करता हो, या हो सकता है ममता का मर्डर करने के लिए प्रतीक से गुड्डी ने नहीं किसी और ने ममता को वहां बुलवाया। लेकिन सर ये हो कौन सकता है, क्योंकि जय और रणवीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बहुत तोड़ने के बावजूद प्रतीक अपने बयान पे कायम है। पता करो ये प्रतीक किस किस से मिलता था, खासतौर पे वो जिनका कनेक्शन गुड्डी और ममता दोनों से हो। साहब हम ममता जैसी बच्चलन औरत से छुटकारा पाना चाहते थे। हमने प्रतिभा को पैसे दिए पर ममता को मारने के लिए नहीं, वो तो इसलिए दिए कि वो ममता को हमारे घर कभी लौटने न दे। साहब हमने भी उसी के लिए उसे पैसा दिया था। 2 महीना पहले भी प्रतीकवा ने पैसा लेकर ममता को हमारे घर से निकाला था, रणबीर के घर भेजा था, पर हमने वो कहा ममता को मारने को नहीं कहा। सिर्फ ममता ही नहीं, गुड्डी की हत्या भी कबूलनी है। साहब हमने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा साहब। सोच लो, बुढ़ापे की मार का दर्द मरते तक रहता है। और आपको तो गुड्डी को थप्पड़ मारते हुए लोगों ने सब्जी मंडी में देखा था। हाँ हम ये बात मानते हैं कि हमने गुड्डी को थप्पड़ मारा था, पर हमने किसी की जान नहीं ली साहब। तुम्हारी दुश्मन तो ममता थी, गुड्डी को क्यों मारा? उसकी सास ने प्रतिभा को ज्यादा पैसे देकर ममता को हमारे गले डाल दी, बस इसीलिए। और पैसे देके उसे भी मरवा दिया। नहीं साहब हम कह रहे हैं ना, हमने किसी को नहीं मरवाया, किसी को नहीं मारा। जो कच्चू भी हुआ ना इसी ने किया है। हमने कच्चू नहीं किया साहब, हमने कच्चू नहीं किया। हेलो हेलो साहब, जय बोल रहे हैं हम। साहब प्लीज हमारी माँ को छोड़ दीजिए साहब, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ की पेशी होगी कल, प्रतीक, कावेरी और तुम्हारे भैया सज्जन के साथ। सर प्लीज प्लीज मेरे। हे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? क्या है भौरिया का जी दुखा रहा है? अरे ये क्या कर दिया गुड्डी? क्या हुआ? अरे बोलो तो सही। आज आपने साबित कर दिया कि हम आपके कुछ नहीं लगते। ये गुड्डी गुड्डी गुड्डी, देखो देखो, हाँ ऐसा ना बोलो। तुम हमारी पहली बीवी हो गुड्डी, और ये अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं गुड्डी, कोई नहीं, कोई नहीं।
साहब हम कुछ कबूलना चाहते साहब। सब जिस रात गुड्डी का मर्डर हुआ उस रात हमने गुड्डी को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था। तो तुम मानते हो कि तुमने गुड्डी को? नहीं साहब, नहीं, हम उसे जरूर बुलाए थे साहब, पर गुड्डी आए ही नहीं। हम 7:30 पौने 8 तक इंतजार किए साहब, फिर फोन लगाया लेकिन उठाया नहीं उसने। रेस्टोरेंट में बुलाने की वजह? हाँ जी कहिए। गुड्डी, हम सोच रहे कि बड़े दुख दिया हमने तुम्हें गुड्डी। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहिए। नहीं गुड्डी, हम कब बोलने दो, हम कभी अच्छे पति ना बन पाए गुड्डी, लेकिन हम अपना सारा गलती सुधारना चाहते हैं गुड्डी। मिलोगी का हम का वही अपने फेवरेट वाला रेस्टोरेंट में? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? डर गए थे साहब, हमको लगा कि हमारा और ममता का रिश्ता जानने के बाद आप हमें ही हत्यारा समझ बैठोगे गुड्डी का साहब, इसलिए। कहीं ये तेरी कोई नई चाल तो नहीं? कोई चाल बाल नहीं है साहब। सज्जन भैया ने मेरे अजीत को मारने का कोशिश किया साहब, अब गुड्डी भी नहीं रही, ममता भी मर्डर हो गया, ममता का भी सब। माँ है हमारी, बस वो निर्दोष है साहब, आप वो छोड़ दो उसको साहब। यादव, रेस्टोरेंट का एड्रेस लो और वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। सर ये मनी है साहब, दुकान संभालता है हमारा, कभी कभी गाड़ी भी चला लेता है। ये तुमको रेस्टोरेंट में क्या बोलने आया था? भैया जी, पेट्रोल की टंकी लीकेज हो गई है, गाड़ी गैराज ले जानी पड़ेगी। ठीक है, ले जाओ। ठीक है भैया। जब मणि के घर और जय की कार की जांच की गई तो मणि के इन अपराधों से जुड़े होने के कई पुख्ता सबूत सामने आए। साहब, हमें पैसे का बहुत जरूरत था, हमने जय भैया से पैसा मांगा, वो भैया ने पैसा नहीं दिया साहब, और गुड्डी भाभी ने हमको भैया से पैसे मांगते हुए देख लिया। कितना पैसा चाहिए? 50,000 भाभी। हम देंगे, पर तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। कौन काम? हमारी सौत का मर्डर। हम भाभी का बात मान लिए साहब। जय और गुड्डी आएंगे, सल्टा लेना बातचीत करके, ठीक है? हम चलते हैं। क्या हुआ? काम हो गया भाभी। ये फोन तू अपने पास ही रख और रोजाना इस नंबर से मुझे फोन करना, और हाँ याद रहे अपने घर के आसपास से मत करना। ठीक है बाबू। ये लो पैसा। भाभी 50,000 की जरूरत थी हमें। 2 ही दिन का वक्त दो, दे देगी। साहब, भाभी हमको आधा पैसा दी थी, बाकी के पैसे देने की नियत नहीं थी उनकी। हम हर बार पूछते रहे, हर बार हमें टालती रही। फिर एक रात भाभी रेस्टोरेंट में आ गई तो हम अड़ गए। भाभी हमारा पैसा। अरे काहे रोज रोज दिमाग चाटते हो? हाँ, कहे थे ना कि 2-4 दिन में दे देंगे। भाभी एक सेकंड आपसे बात करने जरा आइए ना भाभी। तो क्या बात करनी, कहा तो सही। आइए ना। अरे कहाँ बात करनी? भैया जी, पेट्रोल की टंकी लीकेज हो गई है, गाड़ी गैराज ले जानी पड़ेगी। ठीक है, ले जाओ। इस केस से जुड़े हर शख्स का या तो नजरिया गलत था
या फिर उन्होंने गलत जरिए का इस्तेमाल किया था और इन सब की यही गलती इस अपराध का कारण बन गई। जय की जिंदगी से ममता को निकालने के लिए गुड्डी ने गलत फैसला लिया और उसकी यही गलती खुद उसकी हत्या की वजह बन गई। माना कि ममता रणबीर के अत्याचारों का शिकार थी, लेकिन उसका जय के साथ रिश्ता कानूनी तौर पर गलत था और इस गलती की परवाह जय ने भी नहीं की और उनकी इन्हीं गलतियों ने सज्जन को भी एक गलत फैसला लेने के लिए उकसाया। गलतियां तब तक भूल मानी जा सकती हैं जब तक उनमें सुधारे जाने की संभावनाएं बची रहें। इसलिए वक्त रहते ही संभल जाने में भलाई है, क्योंकि जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।